हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल पद के लिए टॉप 1 से लेकर 37 क्वेश्चन हैं जो कि पीवाईक्यू और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, जिसे मैंने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हिंदी अभ्यास प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 से लेकर 37 जो हर साल 1 से लेकर 35, 36 या 37 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं। हर साल नहीं, 2 साल या 3 साल या 4-4 साल पे यूपी पुलिस की एग्जाम होती है भर्ती के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है किस किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपका 2-2, 3-3 साल पे जब पेपर होगा तो पैटर्न तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो उतना टाइम मिल जाता है आपको क्वेश्चन मिलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा व्याकरण से रिलेटेड है, व्याकरण एवं शब्द ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो हमें यह पहचानना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। तो हमारा कौन सा युग्म गलत है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है, क्योंकि भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं, ये भी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। और ये सभी भाषाएं किसमें आती हैं, पूर्वी हिंदी में आती हैं। पूर्वी हिंदी तो भोजपुरी में तो नहीं आएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। और हम पश्चिमी हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पश्चिमी हिंदी में आते हैं हमारे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज बांगरू, बांगरू, ब्रज बांगरू, बुंदेली, बुंदेली, बुंदेली और कन्नौज, कन्नौजी, कन्नौजी भाषा। ये सभी हमारे आते हैं किसमें, पश्चिमी हिंदी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का जो सही क्रम होगा वो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संतान, सकल, सक्षम और सचल, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप है। तो अजस्र का रूप पूछ रहा है, जो अजस्र का सही रूप होगा वो अजस्र, अजस्र सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल हमें 37 क्वेश्चन को कंप्लीट करने, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि एक ही महीने बाद हम लोग का पेपर है 8 जून को यूपी पुलिस का। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका जो तत्सम शब्द होगा मक्खी से है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कि मछली का जो होगा वो होता है मत्स्य, इसका तत्सम शब्द होता है मत्स्य। और मच्छर का जो होता है उसका होता है मशक, और जो मिट्टी का होता है मृतिका। ये सभी होते हैं दोस्तों, आप जान लीजिएगा। और जो मच्छिका होता है, बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक वर्ग शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। घर, घर को क्या, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी हमारे घर के क्या है, पर्यायवाची हैं। ये सभी रूप घर के ही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा गलत युग्म है, हमें गलत युग्म को पहचानना है। तो मुक मतलब होता है चुप रहना, वाचाल मतलब बोलने वाला, ऐश्वर्य धन संप्रदाय से ये समृद्ध है, और अनैश्वर्य मतलब गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो। और छली बहिरंग, छली, छली बहिरंग, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ सब जानने वाला, अनभिज्ञ ना जानने वाला। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहिरंग का जो दोस्तों होता है, इसका बहिरंग का विलोम अर्थ होता है अंतरंग, होता है बहिरंग अंतरंग। तो सी गलत है, युग्म गलत है सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी पीवाई के ऊपर बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये आपके एग्जाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें करके जाइए, मैं 10 से 15 सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका यूपी पुलिस एग्जाम जो आने वाला है नजदीक में,
आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्ण कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है अच्युत के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा, ये सभी ये तो सुमेलित हैं। पथ, पथ्य, रास्ता, स्वास्थ्यप्रद, आहार, ये जो हमारा ये सही सुमेलित है। तो हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है। तरड़ी, तरुड़ी, युवती, नाव, युवती, देखो तरड़ी, तरुड़ी ये सही सुमेलित है, लेकिन युवती, युवती मतलब होता है एक स्त्री, जो कि इसका सुमेलित इधर दे दिया है नाव, तो ये सुमेलित नहीं होगा। तो हमारा 8 का राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आधी रात का समय, आधी रात का समय का इसका क्या होगा? इसका शब्द क्या होगा? आधी रात का समय का जो सही शब्द होगा वो निशीथ, निशीथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा दोस्तों? तो लू इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्रत्यय में जो कोई भी शब्द होता है उसके पीछे लगते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय और उपसर्ग जो होते हैं आगे लगते हैं दोस्तों। आगे उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों मूलभूत रूप है व्याकरण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया शब्द का जो बहुवचन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, निषेधवाचक वाक्य होगा। निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो इसे निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत माना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ट्रांसजेंडर ये तीनों जो होते हैं उसके हिसाब से जो दही का शुद्धतम रूप है वो क्या होगा? दही क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? ऑप्शन डी, चिंता करना एक प्रकार का भाव है ना। क्रोधी, क्रोधी, तीर, भरत, ये सभी अलग अलग भाव हैं, लेकिन इसमें जो चिंता प्रकट होती है उससे भाव से चिंता प्रकट होता है, खुशी प्रकट होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। तो इस वाक्य का कारक जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, कर्म कारक। कर्म कारक कहाँ, किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने अपने कर्म करके क्या किया? उन्होंने हल्ला किया, उनका वो क्या था? कर्म था। उस समय पर जो करना उन्हें उचित लगा, उसी को आप कर्म कहते हैं। तो उस समय में उन्होंने क्या किया? शोर शराबा किया, जिसके वजह से चोर डर कर भाग गया। तो 15 का हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का, अपूर्ण वर्तमान। अभी पूर्ण नहीं हुई है और अपूर्ण है, लेकिन वो क्या हो रही है? वर्तमान में हो रही है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रोगी चल नहीं सकता का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता, इसका भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो 17 का जो हमारा राइट आंसर होगा, रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोगी चल नहीं पाएगा, गलत। रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा, ये सभी हमारे रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोगी से चला नहीं जाता। जाहिर सी बात है भाई, एक रोगी है तो उससे चला ही नहीं जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। तो इसके अवयव का प्रकार क्या होगा? शोक सूचक अवयव। शोक सूचक अवयव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो जो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। जो क्रिया विशेषण, इसकी किसकी क्रिया बता रही है? हवा का कार्य बता रहा है कि हवा कैसे बह रही है, तेज बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो हमारा ये क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अक्ष प्लस उहिणी, उहिणी, अक्ष प्लस उहिणी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है, अक्ष प्लस उहिणी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अनायास में समास है, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? हमारा अनायास में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नए नए जो हो जाएगा हमारा, वो अनायास में समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? एक प्रकार का ये प्रसिद्ध लोकोक्तियां है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। योजक चिन्ह है, जो योजक चिन्ह होता है विराम भेद और उसके चिन्ह को क्या करता है? सुमेलित नहीं करता। बाकी जितने भी हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह, ये सभी क्या करते हैं? विराम भेद को सुमेलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो 24 का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, और मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञ यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैंने सुना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तू तू करता तू भया, मुझ में रही नहीं हूँ, बारी फेरी बली गई, जीत देखो तीत तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये शांत रस को दर्शा रहा है, ना कि वीर रस को। वीर रस में वीरता का बखान किया जाता है, जो कि इस पंक्ति में वीरता जैसी कोई बातों को नहीं कहा जा रहा। वियोग श्रृंगार, वियोग कोई दुखी बात है या फिर कोई हादसा हुआ, ऐसा प्रतीत होने वाले वाक्यों में वियोग श्रृंगार का यूज होता है। वात्सल्य रस ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो इसमें तू तू करता तू भया, मुझ में रही नहीं ना हूँ, बारी फेरी बली गई, जीत देखो तीत तू, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हो जाएगा मुक्तक छंद, ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी इज द सॉरी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मुक्तक छंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाय, झूके कूल सौ जल परसन, हित मानहु सुहाय। इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में, है दूध और आंखों में पानी। निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? निम्न में से किस पुस्तक की ये पंक्तियां हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28, यशोधरा। यशोधरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने, क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, बी इज द राइट आंसर। बाकी मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, परंतु कामायनी नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
कामायनी, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक बूंद सहसा उछली की सुविधा की रचनाएं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत की रचना आप कक्षा 10 और 12 में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे। जो हिंदी की कुछ जो कवियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर 10 और 12 और अच्छे से आप किए होंगे तो उससे रिलेटेड ही आपके बन जाते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनमें से किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लास 12th में आप जब जीवन परिचय लिखोगे, पढ़े होगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सुमित्रा नंदन पंत जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप आ गए भाग बी, जो कि गद्यांश से रिलेटेड है। गद्यांश आधारित प्रश्न है। आप गद्यांश को पूरा पढ़िए, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर दें क्योंकि अच्छे से पूरा हो जाए। इधर आ जा भाई। तो ये क्या हो गया? एक सेकंड। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा विवशता के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनको उद्धरण करती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए इसका इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लिए गद्यांश के, तो इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छे से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? अभी आपने पढ़ा। जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता, सहकारिता में लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अभी आपने पढ़ा कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिससे सहकारिता कहते हैं हम। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यवसायिक में आर्थिक लाभ पहुंचता है लोगों को। जो मिलजुल कर जब सब लोग कार्य करेंगे एकजुट होकर, तो क्या होगा, सभी को एक प्रकार अच्छा लाभ मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में होता ही है इसका प्रयोग। फैक्ट्री में देख लीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग, वर्कर, एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं और उन्हें भी लाभ पहुंचता है। और जब मिलजुल कर कार्य जो करवाता है, मैनेजर हो गया, उसे भी लाभ पहुंचता है। और जो कंपनी का मालिक है, सहकारिता के रूप के कारण ही उसे अच्छा लाभ बेनिफिट पहुंच पाता है। वो अकेले अगर वो उतना काम नहीं कर पाएगा, जो मालिक रहेगा, भले पैसा उसके पास है, पूंजी है, लेकिन वो अकेले थोड़ी ना वो कार्य कर सकता है। यही कारण होता है कि सहकारिता बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। लोगों को एकजुट करो, पैसा दो, और इससे क्या होगा, आप अच्छे से अपना बिजनेस, आर्थिक लाभ कमाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को क्या करना, उठाना या ऊंचा करना होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 37। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। जो सहकारिता है क्या कर सकती है? गरीब किसानों का उद्धार कर सकती है, उन्हें ऊपर उठा सकती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर सकती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आ ही सकते हैं। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपका इन 30
इन 37 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जिस भी बच्चे का 30 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 30 भी सही हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश अगर हिंदी का 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 30 से 25 28 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, और बाकी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और कम करके आओगे, तभी आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इस बार 8 जून को जो होने वाली एग्जाम है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी वर्दी को पा सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।